हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में से पद्य भाग में से कविता के बहाने पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण। सबसे पहले मैं आपको कवि कुंवर नारायण का परिचय दे दूं। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, जो 1956 में आई थी, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सारे इनके काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी ये इनका प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास ये इनका कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले ये समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार ये सामान्य है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्दन से ढकी एक पुरानी किताब। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधों की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी स्तहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं में विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते। उन्होंने जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर, पर वैयक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोहड़ों के रूप में पढ़ी जा सकती है। अब आपके सिलेबस में इनकी जो कविता है वो है कविता के बहाने। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने की उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा या फिर समय की सीमा ही क्यों ना हो। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इस पद्य में कवि ने जो कविता की जो उड़ान है उसे मन की उड़ान के रूप में स्वीकार किया है। जैसे कोई चिड़िया उड़ती भी है तो उसकी जो उड़ान है वो एक सीमित उड़ान होती है,
कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान एक जैसी नहीं है, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। इसलिए कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि का कथन है कि चिड़िया की जो उड़ान है उसके समान कविता की भी अपनी एक उड़ान होती है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कि जिस प्रकार चिड़िया की एक उड़ान होती है उसी प्रकार कविता की भी एक उड़ान होती है। किंतु जो चिड़िया होती है उसकी उड़ान तो सीमित होती है, लेकिन जो कविता होती है उसकी उड़ान असीमित होती है। अर्थात कविता को जब एक बार लिख लिया जाता है तो उसे अनंत काल तक चारों तरफ उसको पढ़ा जाता है, चारों तरफ उसकी उड़ान है वो भरी जाती रहती है। अर्थात एक बार लिख लिए जाने पर सदा सदा के लिए वह पढ़ी जाती है। उसकी जो छवि है, जो शब्द चित्र हैं वो लोगों के मन मस्तिष्क में बैठ जाते हैं और उसकी उड़ान है वो निरंतर जारी रहती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब जो कविता होती है उसके जो शब्द होते हैं, जो अर्थ होते हैं, उनकी जो छवि है वो तो सारी सर्वत्र जो चारों तरफ है हमेशा विराजमान रहती है। तो वह अपनी कल्पना रूपी जो पंख लगाकर, कविता जो है वो अपने कल्पना रूपी पंख लगाकर वो बाहर भीतर सब जगह इस संसार में अपनी उड़ान भरती रहती है। अर्थात कल्पना रूपी पंख लगाकर वह इस जो संसार है, गोचर या अगोचर जो भी संसार है, उसमें उड़ती रहती है। उसके जो उड़ने का अर्थ है, जो उड़ने का अर्थ केवल कविता ही जान सकती है, उसे चिड़िया क्या जान सकती है। अर्थात चिड़िया की जो उड़ान है वो तो सीमित होती है, वो सीमित समय के लिए होती है और सीमित स्थान के लिए होती है। और जो कविता होती है उसकी उड़ान जो होती है वो असीमित समय के लिए और सर्वत्र होती है। इस चिड़िया की उड़ान को ये कविता की उड़ान को चिड़िया भला क्या जान सकती है। अर्थात इस उड़ान से, जो कविता की जो उड़ान है, उससे जिस आनंद की अनुभूति पाठक को होती है तो उसको केवल कविता ही जान सकती है। उस आनंद का एहसास केवल कविता ही कर सकती है, चिड़िया उस आनंद का एहसास नहीं कर सकती, चिड़िया उस आनंद को नहीं जान सकती। इसमें कहने का अभिप्राय यह है कि जो कविता होती है वो अमिट होती है, वह चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, लेकिन कविता की जो उड़ान है असीमित होती है। चिड़िया की जो उड़ान है वो कविता जैसी नहीं हो सकती। कविता जो होती है वो कल्पना के अपने पंख लगाकर सब जगह पर हमें ले जा सकती है, पाठक को ले जा सकती है, पर चिड़िया के पंखों में इतना बल नहीं होता। चिड़िया हमें, हमारी जो कल्पनाएं हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर सर्वत्र उड़ाकर नहीं ले जा सकती। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अब इस गद्य में कवि का मानना है कि कविता का चाहे कोई भी विषय हो, कविता हर विषय में एक से एक बढ़कर महत्वपूर्ण होती है। अब फूलों के खिलने के बहाने यहाँ पर कविता की जो उड़ान है, कविता का जो महकना है, जो उसका खिलना है, उसके बारे में बताया गया है। कवि कहता है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता है जो वो फूलों की तरह ही खिलती है, अर्थात जिस प्रकार फूल खिलते हैं और अपनी खुशबू से, अपनी जो सुंदरता होती है उससे उसको पूरे वातावरण में बिखेर देते हैं, उसी प्रकार जब कविता भी लिखी जाती है तो पढ़ने वाले के मन में खिल उठती है और अपनी खुशबू से, अपनी भाव रूपी जो खुशबू होती है उससे सबको आनंद प्रदान करती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। जिस तरह से कविता के भाव जो हैं वो मनुष्य के हृदय में खिल उठते हैं, जिस तरह से वो मनुष्य के हृदय में भावों को उत्पन्न कर देते हैं, उन भावों का उत्पन्न होना फूल क्या जाने। क्योंकि जो फूल होते हैं वो तो केवल सूर्योदय होने पर ही खिलता है और
महकने लगता है और सूर्यास्त होने पर वो बिखर जाता है, मुरझाकर टूटकर गिर जाता है। तो उसका जो खिलने का और जो महकने का समय होता है वो निश्चित ही होता है, एक निश्चित समय के बाद वो मुरझाकर गिर जाता है। लेकिन जब कविता है वो एक बार जब बंद कर खिलती है तो अनंत समय तक वो खिलती ही रहती है, महकती ही रहती है, क्योंकि पाठक उसे बार बार पढ़ता है तो उसके जो भाव है वो मन में खूबसूरती पैदा करते हैं, मन में जो खिलने के भाव पैदा करते हैं वो अनंत समय तक उस पाठक के मन में खिलती रहती है। वह जो कविता जो होती है अपनी भावों से, अपनी संवेदनाओं से पाठक को आनंद अर्थात रस प्रदान करती रहती है। वो अपनी खुशबू को, कविता है वो चारों तरफ बिखेरती रहती है, बाहर भीतर, इस घर उस घर। जो कविता होती है वो बाहर भीतर, चर अचर, गोचर अगोचर सभी जगह पर अपना जो खुशबू है वो बिखेरती रहती है। इस घर उस घर, उसे इस चीज़ से भी कोई परवाह नहीं कि वह इस घर में है या उस घर में है, वह अपने सौंदर्य है, अपनी खुशबू है वो चारों तरफ हमेशा बिखेरती रहती है। वह बिना मुरझाए अनंत काल तक महकती रहती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। फूल तो मुरझा जाते हैं लेकिन कविताएं हैं वो कभी मुरझाती नहीं हैं। और बिना मुरझाए महकने का जो मतलब होता है, महकने के जो मायने होते हैं वो फूल नहीं जान सकता। अर्थात फूल तो सीमित समय के लिए ही खिलता है, फिर मुरझाकर गिर जाता है, लेकिन कविता है वो अनंत समय तक अपनी जो खुशबू है वो अपने भावों रूपी खुशबू और सुंदरता को बिखेरती ही रहती है। वह इन भावों को, इस खुशबू को कविता ही जान सकती है, फूल नहीं जान सकते। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब इसमें कवि ने अपनी कल्पना से जो अपने हृदय की जो पुकार होती है उसे वर्णन किया है। बच्चा जो होता है वो निश्चल होता है, उसका जो प्रेम होता है वो निश्चल होता है, उसका जो उसके जो खेल होते हैं वो निश्चल होते हैं, वो एक बंधन में अपने आप को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए कवि कहता है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कि कविता बच्चों के खेल की तरह ही होती है। जैसे कविता है वो शब्दों का खेल है, बच्चे जैसे खेल खेलते रहते हैं उसी तरह कविता भी एक शब्दों का खेल है। बच्चे अपने खेल में इतने मग्न हो जाते हैं कि वो बाहर भीतर यह घर वह घर, इस चीज़ की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। वे इस घर में खेल रहे हैं या उस घर में खेल रहे हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। वो हर जगह पर अपने खेलने का स्थान ढूंढ लेते हैं। वो यह घर अर्थात अपना घर या वह घर अर्थात पराये घर का कोई भी उन्हें बोध नहीं होता। वो अपने खेलने का कहीं ना कहीं स्थान ढूंढ लेते हैं, क्योंकि बच्चों की जो क्रीड़ाएँ होती हैं वो मन को मोहने वाली होती हैं। उनकी जो लीलाएँ होती हैं वो सब लोगों में आनंद ही उत्पन्न करती है, हर स्थान पर वो आनंद ही उत्पन्न करने वाली होती है, क्योंकि उनकी जो क्रीड़ाएँ होती हैं उनसे जो सारा वातावरण है वो आनंदित हो जाता है, मनमोहक हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है। वो अपनी जो ये खेल होते हैं बच्चों के, उनसे वो सब घर एक कर देने के माने वो अपनी इन क्रीड़ाओं से सभी घरों को एक कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई भी घर अपना या पराया नहीं है। वो हर जगह पर अपने खेलने का स्थान ढूंढ लेते हैं। सब घर एक कर देने का जो अर्थ होता है उसे केवल बच्चा ही समझ सकता है। अर्थात यहाँ पर कविता की बजाय बच्चे को महत्वपूर्ण दिखाया गया है। इसे केवल एक बच्चा ही जान सकता है कि किस तरह से सब घरों को एक कर दिया जाए। कविता इस चीज़ को कभी भी नहीं जान सकती, क्योंकि बच्चों के लिए तो ये सारी धरती ही एक घर के समान है। उनके लिए सारी धरती ही उनके घर के समान है। वो इस सारे संसार को ही अपना घर समझते हैं। इस चीज़ को एक बच्चा ही समझ सकता है, इस चीज़ को कविता कभी नहीं जान सकती। तो बच्चों, आपको यह कविता के बहाने अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।